हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 विच वाज कंडक्टेड ऑन 27 जून 2025 इन शिफ्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 50। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, आई विल बी अटैचिंग द लिंक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो आज के लिए पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप ए इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन पेपरबैक बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी। मतलब कि शॉप ए जो हार्ड बाउंड बुक्स बेचता है दैट इज 3500, कितना परसेंटेज कम है एज कंपेयर टू पेपरबैक बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी दैट इज 5500। आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फिर डिस्कस करेंगे हाउ डिड वी गेट दैट आंसर। आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36%। सो सी फॉर्मूला जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन द बुक्स सोल्ड, मतलब कि पेपरबैक बुक्स जो शॉप सी ने बेची हैं माइनस हार्ड बाउंड बुक्स जो शॉप ए ने बेची हैं। दोनों का डिफरेंस होता है 2000 रुपए, क्योंकि पेपरबैक बुक्स शॉप सी ने कितनी बेची हैं 5500 और हार्ड बाउंड बुक्स शॉप ए ने बेची हैं 3500 दैट इज 3500। डिफरेंस हो जाता है 2000 बुक्स, डिवाइडिंग इट बाय टोटल पेपरबैक बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी जो कि है 5500। सो वी हैव 2000 by 5500 into 100 that is 36.3%, that means approximately 36%. What is the difference between average number of hardbound books sold by shops A, B, D and average number of paperback books sold by shops C and D? मतलब कि हमें पहले एवरेज निकालना है हार्डबाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप A, B and D का, राइट। एंड हमें एवरेज निकालना है पेपरबैक बुक्स सोल्ड बाय शॉप C and D। सो पहले इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड बाय शॉप ए, बी एंड डी। तीनों का टोटल आता है 12,900, राइट। सो 3500 प्लस 3900 प्लस 5500 इज 12,900। उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, उससे हमें 3 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज 3 शॉप्स हमारे पास यहाँ कंसिडरेशन में है। 3 शॉप्स का ये टोटल है। सो 12,900 को डिवाइड करेंगे 3 से, वी विल गेट 4300। अब एवरेज निकालते हैं इन दोनों शॉप्स के पेपरबैक बुक्स का, दैट मीन्स 5500 प्लस 6600 दैट इज 5500 प्लस 6600 होता है 12,100। उसे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 बुक्स का टोटल है, राइट। सो एवरेज आ जाता है 6050। सो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो वी नीड टू कैलकुलेट 6050 माइनस 4300, बिकॉज इन दोनों का टोटल क्या है 6050 माइनस इन तीनों का टोटल दैट इज 4300। डिफरेंस इज 1750, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. Number of total books sold by highest selling shop is what percent higher than the lowest selling shop? मतलब कि जो शॉप सबसे ज्यादा बुक्स बेचती है वो कितना परसेंट ज्यादा बुक्स बेच पा रही है एज कंपेयर टू लोवेस्ट सेलिंग शॉप। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 120%। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कैलकुलेशंस। सो पहले टोटल कर लेते हैं कि हर शॉप कितनी बुक्स बेच पा रही है। ए का टोटल होता है 5500, बी का 9100, सी का 9900 एंड डी का 12100। दैट मीन्स हाईएस्ट बुक्स जो शॉप बेचती है दैट इज शॉप डी एंड लोवेस्ट बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय शॉप ए। सो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी 12,100 माइनस 5500। यहाँ पर डिफरेंस आएगा 6600। 12100 माइनस 5500 इज 6600। डिवाइड इट बाय द लोएस्ट नंबर यू हैव दैट इज 5500। दैट मीन्स जो बुक्स शॉप ए बेचती है इनटू 100 यू विल गेट 120%। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हमें गिवन है। लिस्ट 1 में वी हैव एग्जाम्पल्स एंड लिस्ट 2 में वी हैव टाइप्स ऑफ बैरियर्स। हमें मैच करना है कौन सा एग्जाम्पल कौन सी तरह का बैरियर है
to communication. First of all we have the source is not visible to receiver because of geographical distance. मतलब कि जो source है वो visible नहीं है receiver of the message को, क्योंकि दोनों के बीच में geographical distance है. ये किस तरह का barrier है? टेक्निकल नहीं, लिंग्विस्टिक नहीं, साइकोलॉजिकल नो, इट इज अ फिजिकल बैरियर, राइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर हैं, फिजिकली दूर हैं. नेक्स्ट है people are having individual differences, motivation, attitude, anxiety and prejudice. That means लोगों ने पहले से मन में कुछ धारणाएं बिठा रखी हैं जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस इम्पैक्ट होता है. सो ये किस तरह का बैरियर है? टेक्निकल नहीं है, लिंग्विस्टिक नहीं है, इट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3. With faulty expressions, poor translation and ambiguous words. ये आपका एक language, that means linguistic barrier होता है. Lastly, with poor quality of audio and video signals, the message may not be sent to the target group. मतलब कि technology यहाँ पर problem create कर रही है, so it is a type of technical barrier to communication. So A के साथ match होता है 4, B के साथ 3, C के साथ 2 and D के साथ 1. So we have 1 as the correct option. Next question, for disaster management following process must be adopted. हमारे पास है यहाँ पर ट्रेनिंग, माइग्रेशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, डिटेक्शन. ऑप्शंस में हमारे पास है बी सी बी ई, ए बी सी, ए सी डी ई. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी ई. दैट मीन्स ट्रेनिंग, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड डिटेक्शन. ऑप्शन जो हमें यहाँ पर ये माइग्रेशन गिवन है, this is not included in the process. Arrange chronologically the establishment of given digital initiatives. हमारे पास पहले है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, शोध गंगा, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दीक्षा. सो इन्हें हमें अरेंज करना है. सबसे पहले हमारे पास आया था शोध गंगा इन द ईयर 2011. 2011 में शोध गंगा आया था, एस्टेब्लिश किया गया था. उसके बाद दीक्षा in year 2017. Then we had National Digital Library, also known as NDL, in the year 2018. Lastly, we had Academic Bank of Credit in the year 2021. So सबसे पहले हमारे पास आ गया है यहाँ पर शोध गंगा, उसके बाद दीक्षा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड Academic Bank of Credit. So correct option बनता है option number 3, that is BDAC. Again matching question. List 1 में हमें given है ecosystem, list 2 में biographical realms. So हमें match करना है. A के साथ match होता है 2, B के साथ match होता है Oriental, then North America के साथ we will have 3, South America 1. So correct option बनता है option number 1. Which of the following statement is false in the context of research? Statements हमें यहाँ पर given है, हमें बताना है इनमें से कौन सी statement गलत है. First statement है inductive and deductive reasoning are applied in the research process. This statement is true. It is not false. So ये तो true है. Verifiable findings are derived by the research processes. This is also true. Research is conducted to find answers of meaningful questions scientifically. That is also true. Lastly, it necessarily improves quality of functioning of the area in which it is conducted. So this statement is wrong. This is false. Right. So correct option होता है option number 4, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत statement बताना था, and fourth statement is false. अगला क्वेश्चन अगेन एक मैचिंग क्वेश्चन है बट पूरा मैथमेटिकल है. सो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे एंड देन विल टेक द करेक्ट आंसर. सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 50% लीडिंग टू अ वैल्यू ऑफ 5/3. द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज. आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है. सो पहले सॉल्व करते हैं पार्ट ए को एंड लेट सी कौन सा करेक्ट आंसर है. सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25%. राइट, न्यूमरेटर कितने से बढ़ गया? 25% से. सो वो हो जाता है 1.25. डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 50%. 50% से डिनोमिनेटर बढ़ता है तो कितना हो जाता है? 1.5 हम उसे बोल सकते हैं. लीडिंग टू अ वैल्यू ऑफ 5/3. मतलब कि अगर आप ओरिजिनल फ्रैक्शन में इंक्रीज को कंसीडर करते हैं, जो न्यू फ्रैक्शन आता है वो होता है 5/3.
आप ओरिजिनल फ्रैक्शन को मान लीजिए x, राइट। 1.25 बाय 1.5 को हम 5/6 पे लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं, ऊपर आपके पास डेसिमल के बाद 2 नंबर है, नीचे एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और इसे कट करेंगे 5 से, राइट। 5 से कट करते जाएंगे, यू विल गेट 5/6 एट द एंड, इज इक्वल टू में क्या है 5/3। अब क्या करना है, 5/6 को RHS में ले जाना है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा नंबर। सो यू विल हैव x इज इक्वल टू 5/3, जो पहले से इज इक्वल टू के बाद हमारे पास था, इनटू 5/6 अब क्या बन गया 6/5, राइट। सो 5 से 5 आप यहाँ कट कर देंगे, बच जाता है आपके पास 6/3, इसे आप कट करते हैं तो यू विल हैव 2/1। सो दैट मीन्स A के साथ मैच होता है ऑप्शन नंबर 4। B में हमारे पास है मिक्स फ्रैक्शन 4 1/3 माइनस 3 1/2, मतलब कि आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 are 12 प्लस 1 इट इज 13, तो हमारे पास आ जाता है 13/3। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट के साथ भी करेंगे, 3 1/2, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 are 6 प्लस 1 7, तो हमारे पास आ जाता है 7/2। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाता है 6। सो 3 2 are 6, 2 and 13 is 26। सिंपली मैं यहाँ ये फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, 21। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है कि हमने कैसे सॉल्व किया, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट शॉर्ट फॉर द सेम, कि हमने कैसे एलसीएम लिया जाता है, कैसे उसे आगे सॉल्व किया जाता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, सो उनके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है। सो यहाँ पर आंसर आता है 5/6, सो बी के साथ मैच हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राइट। उसके बाद यू हैव द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 40% इज, पहले इसे इरेज कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसे इरेज किया, हमें बताना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 40%। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, आपको सिंपली उसे कट करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर छोटा गिवन है ना नंबर आगे, तो 40/100 को कट करते जाना है, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो 40% का मतलब है 40/100, राइट। आप इसे कट करते जाएंगे, सो 0 से 0 कट, यू हैव 4/10, 2 के टेबल से दोनों कट हो जाएंगे, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, सो दैट मीन्स सी के साथ मैच होता है ऑप्शन नंबर 2। ए के साथ हम ऑलरेडी 4 को मैच कर चुके हैं, डी के साथ हम अब 1 को मैच कर सकते हैं, हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, and you will get the denominator, न्यूमिनेटर में आपके पास 0.064 है, you will get the answer for this also। so D के साथ 1 है, so अगर आपको still D वाला पार्ट सॉल्व नहीं होता है, please write in the comment section this also, I'll be solving this and post the answer in the comment section itself, right। so correct option यहाँ पर क्या बन गया, अब हमारे पास A के साथ मैच हुआ 4, B के साथ मैच हुआ 3, C के साथ मैच हो जाता है 2 and D के साथ मैच होता है 1, so correct answer is option number 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द राइट कॉम्बिनेशंस बिलो। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है वो स्टेटमेंट्स मिथ है कि ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज टेक्स लिटिल टाइम एंड एफर्ट्स, मिथ। यस, इट इज अ मिथ, बिकॉज लिटिल टाइम एंड एफर्ट नहीं लगता है, बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, एक्सपोजर लगता है टू द लैंग्वेजेस टू लर्न द सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारे पास है, ऑल बाइलिंगुअल्स इजिली मेंटेन बोथ लैंग्वेजेस, इज इट ट्रू और इट इज अ मिथ? इट इज अ मिथ, बिकॉज आप इजिली मेंटेन नहीं कर सकते 2 लैंग्वेजेस को, आपको उन्हें मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी होती है, दोनों लैंग्वेजेस का यूज करना होता है, उन्हें कमांड में अपनी रखना होता है, तभी आप उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। सो इट इज नॉट ईजी even for bilinguals to easily maintain both languages, so both the statements are myth। correct option is option number 1। next question, choose the correct statements। statements हमारे पास है, MS Word saves the files in doc format, that is true। SQL is a local network server, no। MATLAB is a mathematical software, correct। Bootstrap loader is an example of entertainment software, that is wrong। so correct option होता है option number 2, that is A and C।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है. हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है A, B, C एंड D और हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट हैं. सो सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप एंड देन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो स्टेटमेंट A है if 2 raised to the power x is equal to 256 by under root 2 then x is equal to 15 by 2. So हम क्या करेंगे, पहले RHS को सॉल्व करेंगे. We have 256 by raised to the under root 2. So 256 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 8. अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 1 by 2. अब क्योंकि ये दोनों डिवाइड में हैं, जो हमारे पास दोनों 2 जो नंबर 2 है वो दोनों डिवाइड में है, सो वी कैन राइट 2 raised to the power 8 minus 1 by 2. दोनों की पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है. अगर यही मल्टीप्लाई में होते तो पावर्स प्लस हो जाती हैं. सो 8 minus 1 by 2 is 7.5. मतलब x की वैल्यू हो गई 15 by 2 और हमें यही गिवन है x is equal to 15 by 2. दैट मीन्स स्टेटमेंट A is correct. सेकेंड स्टेटमेंट है 1 by 3 of 50% of 150 is greater than under root 576. मतलब कि 150 का अगर आप 50% लेते हैं जो कि हो जाता है 75, राइट. 150 का आधा हो जाता है 75, उसका आप 1 by 3 करते हैं सो यू विल गेट 25. सो इज इट ग्रेटर देन अंडर रूट 576? अंडर रूट 576 होता है 24. सो येस इट इज ग्रेटर देन अंडर रूट 576. स्टेटमेंट बी भी हमारा करेक्ट है. सो ए और बी तो करेक्ट है. C. In the merit list of an examination result, the rank of a student is 5th from top among 20 students. His rank from the bottom of the list is 15th position. No, it will be 16th position. आप पेपर पे 1 to 20 लिखकर देखेंगे. बैकवर्ड जब काउंट करेंगे 5th will come at 16th rank, right? So ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. In a class of 30 students, the average weight of 20 students is 45 kg. मतलब कि टोटल वेट क्या हो जाता है इन 20 बच्चों का? 20 into 45, that is 900, right? So ये 20 बच्चों का वेट है 900. The rest of the students, मतलब कि बचे हुए 10 बच्चों का एवरेज वेट है 40 kg, मतलब कि हो जाता है 400. टोटल वेट हो गया 400 क्योंकि 40 into 10. The average weight of the class is 42.5 kg. No, it will be 43.3 kg क्योंकि 900 plus 400 dividing it by 30. Right, so you will have the average weight as 43.3. मतलब कि ये स्टेटमेंट भी गलत है. इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन that is A and B, option number 4. Choose the wrong statement. Machine language is a low level language. करेक्ट लिखा है ये, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है. Fortran is a high level language. Okay. C level is a low level language. No, it is a high level language. SQL is a low level language. No, it is a high level language. That means option C and D जो हमें यहाँ पर गिवन है वो गलत हैं. So correct answer हमारा हो जाता है option number 4. What are the characteristics of research? It always aims to develop new theory. It is a scientific process. Logical reasoning is used in decision making during research process. Hypothesis testing is done in every kind of research. It collects and analyzes evidences to derive findings. So इनमें से statement B is correct characteristic. C is also correct and E is also correct. So that means correct option होता है option number 3. Arrange the areas of the following shapes in descending order of their values. So सबसे पहले हमारे पास है length of curved surface of a cylindrical wire of radius 1 mm and length 3.5 centimeter. So पहले इसको सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.35. फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 pi RH. 2 pi RH आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पाई की वैल्यू होती है 3.14. You will get area as 2.198 centimeter square या फिर आप 2.2 centimeter square भी से लिख सकते हैं. Next is the surface of a spherical ball of radius 3.5 mm. तो इसका हमें एरिया निकालना है. एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4 pi r square. राइट, पाई की वैल्यू सेम रहेगी जो कि है 3.14. पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर लगानी है. आर आपको गिवन है. आपका आंसर आएगा 153.86 mm स्क्वायर, बट हम उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी 1.539 सेंटीमीटर स्क्वायर. Third is the area of a rhombus having diagonals 1.5 centimeter and
1.8 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला क्या होता है एरिया के रोम्बस का? इट इज 1/2 मल्टीप्लाई करना है डायगोनल 1 से, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, इनटू डायगोनल 2 दैट इज 1.8 सेंटीमीटर। सो आपका आंसर आ जाएगा 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 7 mm। सो सर्कल का आपको यहाँ पर एरिया निकालना है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर 3.14 होती है। आपका आंसर आता है 38.47 mm स्क्वायर। उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 0.385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है ए, बी, सी एंड डी। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएटिंग अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले होगा आइडेंटिफाई premises and conclusion, उसके बाद testing the logical structure, then assess the truth of premises, and lastly determine soundness. So correct आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, B, C, A and D. In which conditions Karl Pearson's correlation coefficient can be calculated? A, if means of both variables are equal. No. If one variable is measured in interval scale and another is measured in ordinal scale, no. If there is linear relationship between the variables, yes. If data is obtained in interval or ratio scale for both the variables, yes. If direction of relationship between two variables is known, no. So correct option होता है option number 1, that is statement C and D. What is the sum of first 15 terms of the following series? 2 square, 3 square, 4 square, 5 square and so on. So जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको लिख कर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हर एक का आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक फॉर्मूला यूज करना होता है n, इन ब्रैकेट n+1, अगेन इन ब्रैकेट यू विल हैव 2n, n यहाँ पर क्या होगा 15, राइट, क्योंकि 15 आपके नंबर्स हैं सीरीज में, 2n + 1 by 6। सो बाय 6 आपको यहां पर रखना है, n की जगह पर आपका 15 आ जाएगा एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1240। अगला क्वेश्चन मैचिंग क्वेश्चन है, दो लिस्ट हमें गिवन है। सबसे पहले वी हैव गोल्स आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नीड्स ऑफ अ नेशन। सो इसके साथ मैच होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फीडबैक इज ऑब्टेन्ड एट लोकल लेवल, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। टीम टीचिंग इज अ मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ अ टास्क इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये कहां पर यूज होता है? ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च, लिस्ट 2 में हमारे पास है मेथड। Researcher continues data collection and analysis till the satisfactory findings are derived. It will match with grounded theory. Study of change in emotional maturity of the students with passage of time. Developmental, नाम से ही clear हो रहा है। Study of the effect of one variable on other variable in controlled situation. Controlled situation यहाँ पर है and we are studying effect of one variable on the other, so it is experimental. Study of social problems faced by working women, तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? by survey. So correct option होता है option number 3. लास्टली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द कॉम्प्रीहेंशन। सो ये कॉम्प्रीहेंशन पेपर में गिवन था जिस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। सो कॉम्प्रीहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओरिजिनेट फ्रॉम। हमारे पास ऑप्शंस हैं कन्फ्लिक्ट्स ऑफ लाइफ, इग्नोरेंस, ओल्ड जनरेशन और बिलीव्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बिलीफ, क्योंकि पैसेज में आपको लाइन्स गिवन है विच स्टेट these opinions and customs all had their origin in a certain real supposed fitness. That means कि जो आपके customs and traditions हैं वो deeply rooted हैं, so वो बहुत ऊपर हैं from conflicts of life, ignorance and old generation. That means जो आपके beliefs हैं वो आपका customs and traditions को define करते हैं as per the passage. Next question, a genuine lover of truth will
ऑप्शंस हमें गिवन है, अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ फूड, मेक कॉम्प्रोमाइज विद सिचुएशन, criticize what he does not like, be wholly independent of the assent of those around him. तो ये सेंटेंस आपको क्लियरली गिवन है पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में, which says if he is a genuine lover of truth, he will be wholly independent of the assent of those around him. तो ये तो आपको डायरेक्टली ही पैसेज में गिवन है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ जनरेशन इज अ होल बट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ग्रोइंग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. तो सी अगर आप पैसेज देखेंगे आपको होमोजीनियस वर्ड वहां पर दिखेगा, बट इसका करेक्ट आंसर होमोजीनियस नहीं है, बिकॉज पैसेज में क्या लिखा है, इन कॉमन लैंग्वेज वी स्पीक ऑफ अ जनरेशन ऑफ समथिंग possessed ऑफ अ काइंड ऑफ एग्जैक्ट यूनिटी विद ऑल इट्स पार्ट्स एंड मेंबर्स होमोजीनियस. Yet plainly it is not this, right? Homogeneous हम समझते हैं but it is not. मतलब कि वो क्या है? It is heterogeneous because next line आपको बोलती है it is a whole but a whole in a state of constant flux. Constant flux यहाँ पर लिखा है मतलब कि diverse and varied. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है हेट्रोजीनियस, बिकॉज हेट्रोजीनियस भी वही होता है जो डाइवर्स होता है, वैरिड होता है. होमोजीनियस आप पैसेज में वर्ड देख सकते हैं तो उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज उसके आगे एक और लाइन भी लिखी है जिससे हमें करेक्ट आंसर पता चलता है, विच इज ऑप्शन नंबर 4. वंस पोजिशन इज यूजुअली डिफरेंट व्हेन अ पर्सन, ऑप्शन हमारे पास यहाँ है, टर्न्स अ डेफ ईयर टू व्हाट अदर्स से, पेज अटेंशन टू व्हाट पीपल से, proceeds to apply his beliefs in the practical conduct of life, remains ignorant of happenings around him. So आपको पैसेज में देखने को मिलेगा when he proceeds to apply his beliefs in the practical conduct of life, the position is different. So correct answer कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3, which is proceeds to apply his beliefs in the practical conduct of life. Last question of the paper, according to the author, the attitude of self-opinionated person in the practical social life should be flexible, rigid, indifferent और proactive. So आप जब पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में आपने देखा होगा जो बच्चे पेपर के लिए अपीयर कर चुके हैं और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, when you will read the passage you will see कि पैसेज में लिखा है when he proceeds to apply his beliefs in the practical conduct of life, the position is different. There are then good reasons why his attitude should be less inflexible. Less inflexible मतलब कि flexibility वहां पर होनी चाहिए, inflexibility नहीं होनी चाहिए. So that means the correct answer is option number 1, that is flexible. So here we are done with paper 1 solution of UGC NET conducted on 27 June 2025 in shift 2. So if you like the video, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.